हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई के लिए भी तैयार होंगे। तो आइए इस वीडियो भाग 1 में आज हम लोग आपकी हिंदी आरोह के अध्याय 2 में लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण मियां नसीरुद्दीन पढ़ेंगे, समझेंगे तथा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी किताब खोल लीजिए एवं अध्याय 2 में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सर्वप्रथम हम संस्मरण लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन परिचय से परिचित होंगे, क्योंकि परीक्षा में 50% प्रश्न जीवन परिचय से तथा 50% प्रश्न अध्याय से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन परिचय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात में हुआ था, जो इस समय पश्चिमी पंजाब कहलाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र है अर्थात संस्मरण है। इन्हें प्रमुख सम्मान मिले, जिसमें पहला है साहित्य अकादमी सम्मान, दूसरा हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। मृत्यु इनकी 25 जनवरी सन 2019 में हुई। हिंदी कथा साहित्य में इनकी विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना पर विशेष लिखना, यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी एक दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती जी का नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम, रजा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती जी का जिंदगी नामा नामक उपन्यास विशेष उपलब्धि रखता है। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन, नानबाई यानी रोटी बनाने वाला, के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है कि वो बात कितनी चतुराई से किया करते थे। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। मियां नसीरुद्दीन जो थे वो अपने मसीहाई अंदाज से, यानी वे रोटी पकाने में एक मास्टर थे। तो रोटी पकाने की कला और अपनी ये ख़ानदानी पेशे को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं।
वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। वे ऐसे कलाकार का व्यक्तित्व उभर कर आता है या ऐसे कलाकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी कला को, पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को, स्वयं करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस मियां नसरुद्दीन अध्याय में मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव से परिचित होते हैं और उनके जो निराले व्यक्तित्व को आत्मसात करते हैं। ठीक है, साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कह रही हैं, यदि उस दिन हम मटिया महल की तरफ न जाते तो जो वर्तमान में राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीहों का बोलबाला है, हजारों मास्टरों का बोलबाला है, उनमें ये नानबाई बनाने वाले मसीहा को हम कैसे, मसीहा जो नसरुद्दीन है उससे हम कैसे परिचित होते और उसके स्वभाव का, व्यक्तित्व का आनंद कैसे उठाते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। एक दिन दोपहर को लेखिका जामा मस्जिद के पास मटिया महल की गढ़ैया मोहल्ले की तरफ गईं तो उन्होंने देखा कि यहाँ आटा माड़ा जा रहा है। सोचा कि सेवइयाँ की तैयारी हो रही होगी, लेकिन पूछने पर पता चला कि नहीं, यहाँ नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। मतलब नानबाई रोटियां बनाने वाली दुकान है, जो मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बना सकने में समर्थ थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हम लेखिका ने देखा कि चारपाई पर मियाँ जी लेटे बीड़ी पी रहे हैं और वृद्ध हैं, आँखों में भोलापन के साथ साथ चतुराई भी है और मस्तक पर एक कुशल कारीगर के चिन्ह हैं। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, बोले फरमाइए। तो लेखिका ने कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। नसरुद्दीन जी ने कहा, पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। हाँ ठीक है, बताइए पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, घूर कर देखकर कहा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, कहीं आप लोग पत्रकार तो ना हो। यह तो खोजियों की खुराफात है, पत्रकारिता तो क्या है, एक शरारत है। हम तो अखबार करने वाले, बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ले समझते हैं। मियाँ जी ने कहा, नसरुद्दीन जी ने कहा, कहीं आप पत्रकार तो नहीं, पत्रकारिता और अखबार पढ़ने वाले और बनाने वाले सब निठल्ले होते हैं, उनके पास में दूसरा कोई काम नहीं होता। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया।
लेखिका ने पूछा कि आप तरह तरह की रोटियां बनाना जानते हैं, तो इसका ज्ञान आपको कहाँ से मिला? मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। उन्होंने हमारी तरफ देखा, लेखिका की तरफ देखा, फिर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? अरे कोई रोटी बनाने का ज्ञान लेने कहीं जाएगा क्या? क्या नगीना साज के पास? नगीने को तराश कर जो पत्थरों को तराश कर जो नगीना बनाता उसके पास, या आईना बनाने वाले के पास, या मीना साज के पास जो मीना का काम करता उसके पास, या रफूगरी करता है उसके पास, या रंगरेज जो रंगता कपड़ों को रंगता उसके पास? तेली तंबोली के से सीखने जाएगा? क्या इन लोगों के पास सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, आप क्या बोलते हैं? यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा है। ये ख़ानदानी पेशा है, धंधा है। इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा हम अपने वालिद उस्ताद से ही। यदि हमने कुछ सीखा है तो अपने पिताजी से सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। हम कभी घर से कोई पेशा सीखने या अपनाने नहीं गए। जो कुछ बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, उनकी दुकान पर। जब उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवास चले गए, तो हम उनकी दुकान पर आ गए। और जो कुछ सीखा हमने हमारे पिताजी से सीखा। आपके वालिद, आपके पिताजी कौन? लेखिका ने पूछा। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर यानी पल भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, अर्थात कुछ सोचने लगी। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा या जिंदा हो गया? बड़ी गहरा सोचते हुए और कहने लगे, उनकी याद आ गई। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, हमारे पिताजी बहुत मशहूर थे। उनका नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले, और उनके वालिद यानी उनके पिताजी यानी मेरे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, मतलब कोई शिक्षा या सीख याद हो? लेखिका ने पूछा। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। अनुभव तो काम करने से मिलता है, शिक्षा पढ़ने लिखने से नहीं। हाँ, बस समझ में आया? बज़ा फरमाया है, लेखिका ने कहा। ठीक ही कहा आपने, पर यह तो बताइए, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, कुछ तो आपको सीख दी होगी। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, बीड़ी पी और बीड़ी का धुआं उड़ाया, फिर गला साफ़ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताएं, बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। ये अलिफ बे जीम अरबी भाषा का अल्फ़ाबेट है। ये पढ़ाता है। इस बीच उस्ताद ज़ोर से हाथ सिर पर धरता है और शार्गिद चुपचाप परवान करता है। इस तरह जो शिक्षक होता है, गुरु होता है, वो सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है, और जो शिष्य है वो चुपचाप ही प्रगति करता चलता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी शिक्षा बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों नहीं आए? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। उन्होंने कहा, अभी लौट कर आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है?